हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जीके जीएस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ये डिमांड किया था कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस की थोड़ा सा एक अलग हटके वीडियो, कुछ अलग तैयारी, कुछ अलग स्ट्रैटेजी के साथ शुरू किया जाए। तो आप सबों के डिमांड पर हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है चीज़ों को और अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने का। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास, जो साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की क्लासेस होंगी साथ साथ। और आपके पास एमसीक्यू के रूप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन पहुंचने वाला है। और इस सीरीज को हमने नाम दिया है 1 से 11, यानी एक प्रश्न से हम 11 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। यानी एक क्वेश्चन के नियर अबाउट में जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको हम लोग बारीकी से और बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को हमारे चैनल पे पूरा सीरीज देखिएगा। करीब 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस सीरीज की पहली भाग, सीरीज 1 से 11 वाले प्रश्नों की बेहतरीन वीडियो होगी दोस्तों, आपके लिए। यकीन कीजिए और पूरा देखिए, फिर आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, तो इस सीरीज की पहली क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पर है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों, आप सबको पता है, आप सबने बहुत बार बनाया, ये फिजिक्स का महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे जरूर देखिएगा। प्रकाश की चाल अगर देखें तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये आपको पता होगा। अब चलिए, इससे जुड़ा हुआ कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे प्रकाश की चाल जो है, इसको कभी कभी आपको ये भी लिख देता है कि 10 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख के पूछ सकता है कि कितनी चाल होती है। तो या तो आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितना, तो 3 लाख किलोमीटर भी पूछ सकता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपसे पूछ सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। और दोस्तों, इसे क्या पूछा जा सकता है, ये जो चाल आपको दिख रहा है, ये चाल आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है, मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम स्पीड कहां पर होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको निर्वात। क्या याद रखना है आपको? निर्वात, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम वह स्थान होता है जहां पर हवा भी मौजूद नहीं होता है, लाइक जैसे कि अंतरिक्ष है, स्पेस है। तो वहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहां, तो आंसर याद रखेंगे आप, इस वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। अगर हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश से जुड़ा याद रखना है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विदाउट मीडियम ट्रैवल करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि इसकी स्पीड की गणना किसने की थी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो स्पीड की गणना किसने की, स्पीड गणना की है किसने, तो याद रखना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोमन। किसने किया है? रोमन ने सबसे पहले लाइट जो है इसकी स्पीड की गणना की थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें तो तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है आपका वेवलेंथ से। इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो याद रखना 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए और ऊपर जो 0 दिखाई दे रहा है, इसको हम एंगस्ट्रॉम करते हैं, तो 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कुछ चीजों में आपकी स्पीड पूछी जा सकती है, क्योंकि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए भाई पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, तो पानी में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो याद रखना है दोस्तों 2.25 × 10⁸, है ना। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है, ये आपकी स्पीड होती है पानी में। अगर एक स्पीड और देख ले जहां से क्वेश्चन बना जा सकता है, कांच में इसकी स्पीड कितनी होती है। कांच मतलब ग्लास की स्पीड अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो कांच की स्पीड याद रखना है आपको 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये होता है आपकी कांच की स्पीड।
तो इस तरह से आप एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को सीख सकते हो और इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी। एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के काफी महत्वपूर्ण होगा, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। ये पहला क्वेश्चन जिससे हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट को डील किया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है तैरना किस गति नियम का उदाहरण है। बिल्कुल, अगर आपने फिजिक्स वाली वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें हमने बताया था कि तैरना तीसरे गति नियम का उदाहरण होता है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन के नियर अबाउट में कितने सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें तैरना गति नियम की, तो तैरना जो है ये आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। और अगर हम गति नियम की बात करें तो आपको पता है कि गति नियम जो है इससे जुड़ा हुआ कई सारे फैक्ट, जैसे ये किसने दिया था, तो आपको पता होगा कि न्यूटन ने दिया था। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कब दिया था दोस्तों, तो याद रखना है 1687 में दिया था। किस किताब में इसका वर्णन किया गया लॉ ऑफ मोशन की, तो याद रखना प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो है इस किताब में इन्होंने इसका वर्णन किया था सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन का। जो 3 गति नियम है, अच्छा न्यूटन जो है इनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बुलाते हैं, तो याद रखना है आपको, फादर ऑफ फिजिक्स भी बुलाते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से देखो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है कि बल की परिभाषा किस गति नियम से मिलती है, तो याद रखना है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहने का मतलब है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनर्शिया। और जड़त्व का नियम दिया किसने था, तो याद रखना ये किसने दिया है, तो याद रखना है आपको ये दिया था गिवेन। किसने किया इसको, तो गैलीलियो ने। गैलीलियो याद रखना है किसने दिया था इसको, तो गैलीलियो ने दिया था। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो दूरबीन जिसको बोलते हो आप, दूरबीन का आविष्कार, सॉरी खोज नहीं कहेंगे हम इसको, आविष्कार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आविष्कार। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। और देखो दोस्तों दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखना उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। तो इतने सारे फैक्ट आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पूछा जा सकता है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पूछ सकता है। सेकेंड लॉ से अगर हम देखें तो सेकेंड लॉ से आपसे पूछा सकता है कि बल का व्यंजक, याद रखना है आपको एक पॉइंट, कि बल का व्यंजक मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि किस गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है, तो आंसर होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बल का व्यंजक मिलता है, जो होता है आपका F बराबर ma। F बराबर क्या होता है, ma। और अगर आपने फिजिक्स की वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने विस्तार से इसको बताया था कि क्या कैसे ड्राइव करते हैं हम F बराबर ma को। तो यहाँ पर शॉर्ट रैपिड फायर राउंड में इसे याद रखना है F बराबर ma। और अगर हम चले तो इसे हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन, गति का वास्तविक नियम अगर हम देखें तो किसे बोला जाता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। क्यों, क्योंकि इसी से तीसरा और पहला नियम का जो उत्पत्ति है बनाया गया था वो इसी नियम से बनाया गया था, इसलिए। और थर्ड लॉ की अगर बात करें तो दोस्तों एक लाइन इसमें ये भी याद रखिएगा आप, थर्ड लॉ में इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख लेना है कि कुछ मेजर फैक्ट जो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मिलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, इसका आंसर होता है डाइन। ठीक है, डाइन। अगर डाइन की बात करें तो ये एक सीजीएस यूनिट होता है और इससे हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में देख लो, सबसे पहले तो इसमें लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो लंबाई के लिए यूज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे हम लोग ग्राम।
और समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो समय के लिए यूज करते हैं हम लोग सेकेंड। ठीक है, तो ये तो तीन मेजर बात याद रखना। प्लस इसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, सीजीएस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति भी हम इसको बोलते हैं। अब चलिए हमारे यहाँ अगर देखें, हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम की बात की जा रही थी, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो भारत में मेजरमेंट सिस्टम है, इसकी संख्या है 4। आपने पढ़ा है, सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई है ना। तो ये 4 सिस्टम है, और जैसा कि आप जानते हो कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, ग्राम लेते हैं और सेकेंड लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, फुट लेते हैं, पाउंड लेते हैं और सेकेंड लेते हैं। एमकेएस की अगर बात करें तो इसमें लेते हैं हम लोग मीटर, केजी और सेकेंड लेते हैं। अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई जो है ये पूरे वर्ल्ड बेसिस पर अपनाया गया था। कब अपनाया गया था इसे, तो इसे याद रखना है, अपनाया गया कब, 1960 में। कब में, 1960 में। इसमें कितने मूल मात्रक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है इसमें। फंडामेंटल यूनिट कितने इसमें, तो 7 है। आपको सातों याद करने की जरूरत है कि 7 फंडामेंटल यूनिट जो है ये कौन कौन है। तो 7 में आपको पता होना चाहिए कि लंबाई के लिए जो मीटर होता है, समय के लिए टाइम होता है, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए जो होगा वो केजी होगा, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो उसका मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ये सातों आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों कुछ और बातें बता दूं, जैसे कि अगर हम बात करें कि सीजीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछ दिया कि बल का यूनिट बताओ, किसका यूनिट बताओ, बल का यूनिट बताओ, तो बल का तो आप डाइन बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं आपने, डाइन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीजीएस में वर्क का यूनिट बताओ, कार्ज का यूनिट बताओ, तो आपको क्या बताना है, अर्ग। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन याद रखना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये आपको बताया है मैंने फिजिक्स वाली क्लास में। और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। तो ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बल का ऐसा यूनिट अगर पूछ दिया जाए, कल पूछ दिया जाता है कि बल जो है, बल का इसका ऐसा यूनिट बता दीजिए, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतने सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो प्रश्न है वो है कि कैंची किस प्रकार का सरल मशीन है। सरल मशीन का मतलब होता है सिंपल मशीन। किस प्रकार सिंपल मशीन है, कैंची माने सीजर। तो इसका आंसर आप सब जानते हो, प्रथम कैटेगरी, प्रथम श्रेणी का सरल मशीन है। अब इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, सरल मशीन जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो याद रखना है, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट कैटेगरी, प्रथम श्रेणी। दूसरा याद रखना है द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड कैटेगरी, और तीसरा याद रखना है आपका तृतीय श्रेणी यानी थर्ड कैटेगरी। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि तीनों से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और ज्यादातर आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं। और इन सब मशीनों को याद रखने के लिए देखिए, मशीन में 3 शब्द याद रखना है आपको। कितने, तो मात्र 3 वर्ड याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको, तो आलंब, भार और आयास याद रखना है। क्या याद रखना है, आलंब, भार और आयास, ये 3 वर्ड। आलंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भार को क्या बोलते हैं, आयाम को क्या बोलते हैं। अगर हम आलंब की बात करें, इसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फलक्रम बोलते हैं। इसको हम लोग लोड बोलते हैं। अगर हम आयाम की बात करें तो इसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि जो बीच में आता है, क्या याद रखना है, जो बीच में आता है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो बीच में आता है इसके लिए ट्रिक याद रखना है आपको, फ्ले। क्या याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है आपको, फ्ले। ये जो 3 वर्ड दिख रहा है, एफ फॉर फलक्रम, एल फॉर लोड और ई फॉर एफर्ट, ये तीनों अपने कैटेगरीज वाइज बीच में आएगा। जैसे प्रथम श्रेणी के बीच में कौन आता है, तो याद रखना प्रथम श्रेणी का मशीन, मान लो किस तरह का मशीन है ये, तो बीच में जो आएगा वो फलक्रम आएगा। इसको ऐसे याद रखो आप, बीच में आएगा इसमें फलक्रम, इसके बीच में आएगा लोड और इसके बीच में आएगा एफर्ट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम श्रेणी के मशीन में बीच में कौन आता है, आंसर याद रखना है आलम।
और याद रखना है ट्रिक, कौन सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक आपको क्या याद रखना है, तो ट्रिक याद रखना है आपको फ्लेवर्ड याद रखना है, ठीक है। अगर हम उदाहरणों की बात करें कि कौन सा किसका उदाहरण हो सकता है, तो बहुत सारा उदाहरण है। अगर हम प्रथम श्रेणी की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी की मशीन की बात करें, तो एग्जाम्पल में पूछ देता है जैसे कैंची, जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया कि कैंची किस प्रकार का सरल मशीन है। दूसरा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे पिलास, क्या पूछा सकता है, पिलास, पिलास भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। पिलास की बात करें तो कील उखाड़ने वाला, अगर आप देखे होंगे कील उखाड़ने वाला, कील उखाड़ने वाला भी एक तरह से सिंपल मशीन के फर्स्ट कैटेगरी में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, फलक्रम जो होता है वो दो चीजों को जोड़ने वाला बीच की कड़ी होती है। जैसे आपने कैंची देखा होगा तो कुछ इस तरह का होता है, बीच में जो ये पॉइंट रहता है ना, जो नट बोल्ट होता है, इसी को फलक्रम बोलते हैं। तो इस तरह से जुड़ा हुआ जितने भी मशीन होंगे सबके सब आपके जो होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी की मशीन होंगे। कैंची के अलावा साइकिल का ब्रेक जो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, साइकिल का ब्रेक, साइकिल ब्रेक भी इसमें आता है। इसके बाद आप देख सकते हो झूला, जो सीसो झूला होता है, सीसो, सीसो जो झूला है आपने देखा होगा, जैसे बचपन में स्कूल में बैठे होगे ना, कुछ इस तरह का झूला होता है, कुछ इस तरह का लगा होता है ये, और कुछ इस तरह का लगा होता है झूला बीच में। यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और यहाँ पर एक बच्चा बैठता है, तो क्या होता है कि इधर वाला डाउन, इधर वाला अप होता है, तो ये बीच का जो काम कर रहा है यही को, इसी को हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी के इतने सारे उदाहरण याद रखना है। अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी की, तो सेकेंड कैटेगरी की भी कुछ उदाहरणों को आपको याद रखना है। जैसे सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा आपका, जैसे सिरौता यानी कसेली काटने वाला आपने देखा होगा, सिरौता हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन होता है जो घर में प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद एक पहिए वाला जो कचरा उठाने वाला गाड़ी होता है वो भी आपका सेकेंड कैटेगरी में आता है। जैसे आप लिख सकते हो सिरौता, नींबू निचोड़ने वाला, ठीक है। इस तरह के उदाहरणों को आपको सेकेंड वाले में याद रखना। थर्ड के उदाहरण की हम बात करें तो थर्ड में भी याद रखना, जैसे चिमटा, चिमटा इसका उदाहरण होता है। थर्ड कैटेगरी की एग्जांपल की बात करें तो क्या याद रखना है आपको, चिमटा, चिमटा जिससे रोटी वगैरह पकाया जाता है ना। आदमी का हाथ भी एक थर्ड कैटेगरी का मशीन है, याद रखना है, हाथ, जो इंसान का हाथ है ये भी थर्ड कैटेगरी में गिना जाता है। तो इस तरह से आप याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। खासकर रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम जो होने वाले, ग्रुप डी की एग्जाम जो होने वाली है, प्लस डीआरडीओ की एग्जाम जो भी होने वाली है, उन सबों के लिए ये बेहतरीन क्लास है, आप इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5वां आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप हजारों बार रट चुके हो, याद कर चुके हो। इसका जवाब होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायनमो कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए। आविष्कार अगर हम देखें इसका, डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना माइकल फैराडे का नाम, किसका, माइकल फैराडे। इन्होंने डायनमो का आविष्कार किया था, ये मतलब इसके आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। अगर हम बात करें ये जो बदलने वाली बात है ना, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलना, तो ये जो कंसेप्ट आपको दिख रहा है बदलने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। याद रखना दोस्तों, डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं हम इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है इसे समझ लीजिए। कहा जाता है कि एनर्जी को न तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, उसका सिर्फ रूप बदलता है। और कहा यह जाता है कि एक रूप में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, एक रूप में जितनी ऊर्जा समाप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, छोटा सा लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं।
और इस मैकेनिज्म पर बहुत सारे यंत्रों को बना दिया गया आज की डेट में। बहुत सारे उदाहरण जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बताइएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ये होमवर्क रहे, कमेंट में जवाब जरूर कीजिएगा। चलिए इसके ऊपर जो कुछ यंत्र है जो उदाहरण के रूप में पूछ लिया जाता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कौन सा इक्विपमेंट जो है वो चेंज करता है। तो चलिए बात करें। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है माइक्रोफोन, है ना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोफोन जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों याद रखना है ये क्या करता है, तो साउंड जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट करेगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझना। साउंड एनर्जी यानी जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। दूसरी की अगर बात करें हम, स्पीकर जिससे हम आवाज सुनते हैं, तो स्पीकर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें मोमबत्ती का, मोमबत्ती जो होता है जो हम जलाते हैं घर में रोशनी के लिए, मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती आपको पता है, मोमबत्ती हम जलाते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है। लेकिन लॉस क्या हो रहा है इसका, तो याद रखना है केमिकल एनर्जी। क्या लॉस हो रहा है, केमिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो होती है इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एंड उष्मा यानी हीट एनर्जी में जो है इसको कन्वर्ट कर देता है। अगर हम सितार की बात करें, जिससे गाना वगैरह जो है टोन जिससे निकलती है, सितार, गिटार, हारमोनियम, आप कह सकते हैं सारंगी, कह सकते हैं जितने भी स्ट्रिंग से यानी धागा से बजने वाले जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब के सब जो होते हैं, जैसे आपसे एग्जाम पूछ देगा सितार, तो याद रखना ये जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा में। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे उदाहरण जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक और होमवर्क आपके पास मैं आपको दे दूं, चलो प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है इस क्रिया में किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस स्लाइड में आपके दो होमवर्क हो गए, ठीक है, दोनों का जवाब कमेंट में हमें चाहिए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। बिल्कुल दोस्तों, सूर्य ग्रहण को हम क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ये जो इक्लिप्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आपको पता है। पहले इसका जवाब देख लीजिए। ये लगता है अमावस के दिन, जिसे हम बोलते हैं न्यू मून डे। क्या बोलते हैं इसमें हम लोग, न्यू मून डे के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी में हम इसको अमावस कहते हैं, हर महीने में लगता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस के दिन ही लगता है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इक्लिप्स हमारे यहाँ होता है वो दो होते हैं। एक को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं इसको। अब चलते हैं, क्वेश्चन कभी कभी हमसे ये पूछ देता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है या चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो याद रखना दोस्तों कि सूर्य ग्रहण जो है ये हमेशा अमावस के दिन, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कौन किसके बीच में आता है। इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको याद कर लेना है। याद क्या रखना है, एक वर्ड याद रखना है, समय वर्ड। क्या याद रखना है, समय। सन मून अर्थ, क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन किसके बीच में आता है। याद रखना है सन और अर्थ के बीच में मून जब आ जाएगा तो वह कंडीशन कहलाता है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये हमेशा दोस्तों पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून डे। क्या बोलते हैं, फुल मून डे के नाम से जानते हैं इसे इंग्लिश में। और ये जो होता है इसके लिए एक वर्ड याद रखना है दोस्तों आपको, सेम। क्या याद रखना है, सेम। यानी सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुतों बार आया हुआ है, तो इसे आप याद कर लीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपसे कि कब समय होगा कब सेम होगा, तो याद रखना पृथ्वी जो है जब बीच में आता है तो पृथ्वी और मून एक जैसा होता है तो सेम याद रखेंगे, ठीक है। सन एक तरह का स्टार है, एक तारा है, तो वो कभी ग्रह नहीं हो सकता, इसलिए उसको समय याद करके चलेंगे। तो आई होप आपके एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के क्वेश्चनों को आगे देखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं आगे। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था जो बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर पूर्णिमा दोस्तों, अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा होते हैं, कितने पूर्णिमा होते हैं, एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा होते हैं, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है ना, उसके चांद को ब्लू मून कहा जाता है। याद रखना, क्या याद रखना है कि एक महीने में 2 पूर्णिमा अगर हो, कितनी पूर्णिमा हो, 2 पूर्णिमा, तो जो सेकेंड पूर्णिमा है इसके जो चांद होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि किस पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा था, तो हमने सोचा कि कहीं यहीं पर इस वीडियो को रोक दिया जाए। अगली वीडियो को जस्ट बहुत जल्द ही हम आप लोग के सामने आने वाले हैं, और कुछ इसी तरह से एकदम रैपिड फायर राउंड चलने वाला है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। तो इस तरह की सीरीज को जरूर हमारे चैनल पर आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों की जरूर फैलाएं, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। दोस्तों ये वीडियो साइंस की वीडियो, रेलवे के लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है, इसे जरूर देखिएगा और देख करके अपना सुझाव कमेंट में जरूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।